आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और ये कोई नया डिस्कशन नहीं है। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ लोग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा पहले से तैयारी में लगे होंगे, या नहीं भी तैयारी में लगे हैं लेकिन सजग देश के सजग नागरिक हैं। तो न्यूज़पेपर वगैरह को, करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन चीजों पर होंगे, तो आपको बिटकॉइन के बारे में जरूर ही पता होगा। ये काफी पॉपुलर रहा। एक बार ऐसा कहा गया कि बिटकॉइन जो है बिन ब्रेक की गाड़ी है, ये चल चुका है और पता नहीं कब रुकेगा। तो बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी का एक फॉर्म है, और ये काफी सुर्खियों में रहता है। और जो रिसेंट वजह है इसके न्यूज में रहने का, वो भारत सरकार की बजट के द्वारा। भारत सरकार की बजट में ये बात साफ कर दी गई कि हम बिटकॉइन को या किसी भी तरीके के क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में जगह नहीं देंगे, उसको किसी भी तरीके का लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा और हम उसको बहिष्कृत करते हैं। एक तरीके से यही कहा गया मोटे तौर पर। अब वर्डिंग्स बहुत अलग हैं जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये हम बोलचाल की भाषा में जो नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं उसमें बात हो रही है। और यही कहना था फाइनेंस मिनिस्टर का कि नहीं, अभी के लिए हम लोग किसी भी तरीके से एप्रिसिएट नहीं करते हैं बिटकॉइन या किसी भी तरीके के क्रिप्टो करेंसी की एंट्री हमारे देश में। तो ये एक बात आप समझ सकते हैं। अब यहां पर बहुत तरीके के डिबेट शुरू हो जाते हैं कि ये बिटकॉइन जो है अगले समय का, आने वाले टाइम का ये सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है, इसकी टेक्नोलॉजी कमाल की है, किसी भी तरीके की इसमें चोरी नहीं की जा सकती है, ये करप्शन को रोक सकता है। और इतनी फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी को अगर एक देश इग्नोर करता है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये एक बहुत मजेदार डिबेट का टॉपिक हो सकता है और है भी। बहुत सारे एडिटोरियल जो हैं इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं। लोगों के बीच कुछ गुस्सा भी है, कुछ लोग खुश भी हैं। तो हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट होगा कि उन पहलुओं को जाने कि इसके क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं। क्यों हम, अगर हमसे पूछा जाए कि क्यों हमें बिटकॉइन को एंट्री देनी चाहिए या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, तो आपके पास कुछ वैलिड रीजनिंग पॉइंट्स होने चाहिए। और क्यों ना दिया जाए जगह, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप रेशनलिटी से सोच सकें और फिर डिसाइड कर सकें कि ये किस हद तक सही है। तो ये एक तरीके से क्रिटिकल अप्रेजल है जो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसका सोर्स क्या है, और सोर्स जानना भी जरूरी है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको जाके ओरिजिनली पढ़ भी सकते हैं। 5 मार्च के द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वाला एडिटोरियल छपा है। एक्चुअली एडिटोरियल से बेहतर होगा न्यूज आइटम कह लेना। यहां पर एक डिबेट के फॉर्म में बताया गया है कि कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट है इसके, और आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ आपको इससे आइडिया लगेगा, लेकिन अगर आप उसके क्रक्स को समझना चाहते हैं तो वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिए, अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ फिगर्स को देख लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर क्या अब आप हमें मिलियन बिलियन समझाओगे, इसके लिए ही हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो? तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत लोग जो है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब डॉलर से रुपया में कन्वर्ट करना हो, रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करना हो, 1 मिलियन कितने डॉलर के बराबर होता है अगर रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करना हो, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कंफ्यूज होते रहता हूं। तो देखिए, ऐसे तो हम समझते हैं कि ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, ओके, यानी 10, 1 पर 6 जीरो बैठा दीजिए तो 1 मिलियन हो गया। इसी तरीके से अगर 1 बिलियन कहीं कहा जाए तो उसका सीधा मतलब हो जाएगा 10,000 लाख, या फिर आप वैसे भी कह सकते हैं कि 1 बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़। बहुत सारे कंपनी जो हैं इनका इवैल्यूएशन बिलियन में होता है, या वर्ल्ड बैंक से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है तो वहां पर बिलियन यूज किया जाता है और बिलियन के साथ डॉलर लगा होता है। तो अगर 1 बिलियन डॉलर लिखा गया है तो उसको सीधे 70, 72, 74 से करीब आप गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो रुपया में हो जाता है, भारतीय रुपया में, INR में मिल जाता है हमें फिगर। तो फिर आप इस हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। तो बातें होंगी क्यों हमने इनके ऊपर इतना फोकस किया बिलियन के ऊपर,
तो देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्रिप्टो करेंसी नजर आ रहे हैं। ये दुनिया के टॉप 7 क्रिप्टो करेंसी हैं जिन्होंने कमाल मचाया हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर है और जहां शुरुआत होती है इन चीजों की, वो है बिटकॉइन। ठीक है, और अभी के लिए आप जानना चाहें कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो वो है करीब 914 बिलियन डॉलर का। ध्यान दीजिएगा, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 914 बिलियन डॉलर में है, रुपया में नहीं, डॉलर में। समझ रहे हैं कितना बड़ा फिगर हो गया, कितना बड़ा अमाउंट होता है ये। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनका भी करीब नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन यही है। किसी का 800, किसी का 700, बहुत कम ही ऐसी कंपनीज हैं जो 1000 बिलियन से ज्यादा वर्थ वाली हैं, यानी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 बिलियन डॉलर या उससे अधिक हो। तो इतना बड़ा क्लब जो है वो डील किया जा रहा है बिटकॉइन के द्वारा। तो वापिस से आपको फोकस आ जाना चाहिए कि नए जमाने की नई चीज है और इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। आप वैसे भी तुलना कर सकते हैं कि जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है यानी रिलायंस, जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, उस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 200 बिलियन डॉलर्स का है, यानी उससे करीब 4-4.5 गुना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है बिटकॉइन का। और ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन है और उसके बाद के ये सारे जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनका कोई कीमत ही नहीं है। तो ये एक तरीके का मिस्टेक होगा ऐसा सोचना, क्योंकि 114 बिलियन डॉलर ईथर का वैल्यू है। और इसी तरीके से पूरे आप यहां पर जो भी लिस्ट है उसको देख सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट है और दुनिया इस पर फोकस्ड है। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अब हमारे लिए ये जरूरी है जान लेना कि क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में फोकस्ड रहें। अगर हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं तो क्या ये हमारे देश के लिए घाटे का सौदा होगा? क्या हम पिछड़ जाएंगे? क्या कुछ देश हमसे आगे निकल जाएंगे? इस तरीके का टॉपिक आपके मन में आना चाहिए। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है ब्लॉकचेन मैकेनिज्म। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब इसके बारे में आपको बस इतना जान लेना चाहिए कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जगह पर स्टोर्ड है, बल्कि अलग अलग पैकेट्स में अवेलेबल है। अब इसका फायदा यह होता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, कोई कहीं पर चीट फ्रॉड नहीं कर सकता है। अगर एक जगह डेटा चोरी भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, अलग अलग जगहों पर और भी रूट डेटा है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी मिस नहीं होता है और हर एक चीज का हिसाब एक बराबर होता है। तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है और इसमें 2 फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो उसी से मिलता जुलता जो दूसरा टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ? बटा हुआ। वैसे जो कन्वेंशनल बैंक्स होते थे, पोस्ट ऑफिस होती थी या कहीं भी मतलब जो बही खाता होता है, लेखा जोखा होता है, तो एक ही लेजर होता है। और आप पहले पढ़े भी हैं इतिहास में कि जब लैंडलॉर्ड्स और जो पीजेंट्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते थे तो वो लेजर बुक को जला देते थे और पूरा हिसाब खत्म हो जाता था। तो जब हम क्रांतिकारी भाव से इस बात को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप वैसे समझिए कि आज का जो दुनिया है, इतने लोगों का इतने जगहों पर इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस तरीके से कोई लेजर गायब कर देता है, लेजर जला दे, तो पूरा का पूरा क्या मतलब हुआ कि सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट खराब हो जाए, लोगों की जिंदगी भर की जो कमाई है वो धरी की धरी रह जाएगी, लोग एक बार में बैंक करप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कहीं भी हैकिंग हो जाए, कुछ करप्शन मीन्स का यूज कुछ लोग कर लें, फिर भी हमारा जो पैसा है, जो हमारा डेटा है वो सिक्योर रहे। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर हाई एंड क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि हैकिंग को नियरली इम्पॉसिबल कर देता है, यानी ये किसी के लिए संभव ही नहीं होगा कि कोई इसे हैक कर ले। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के नहीं तो एटलीस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल की चीज है और दुनिया भर में इसके अलग अलग यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि ईथर जो है वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसी तरीके से जो रिपल है वो इसका यूज कर रहा है ग्लोबल मनी ट्रांसफर के लिए। और कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं
जो कि गाना शेयरिंग के लिए, मतलब म्यूजिक के लिए, सॉन्ग्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि ओपस। तो म्यूजिक डिलीवरी सर्विसेज से लेकर आप देख रहे हैं कि मनी ट्रांसफर के सिक्योर चैनल के लिए इसका यूज किया जा रहा है, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत खास है, हैकिंग प्रूफ है, और यहां पर सब कुछ सिक्योर्ड है। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या इसे बैन कर देना चाहिए इंडिया में। तो कुछ लोगों का मानना है कि जी हाँ, बिल्कुल बैन होना चाहिए, और इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ये जो है ना जहर की पुड़िया है, इसको जल्दी से अपने से दूर कर लो, उतना बेहतर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि करप्शन, ब्लैक मनी, हवाला ऑपरेशन, टेरर फंडिंग, ये सब हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो हमें एक और नया समस्या क्यों अपने सर उठाना है। तो इस हिसाब से बैन होना चाहिए। बाकी जो लोग काफी ज्ञानी हैं, जिनको कि बहुत अच्छा आइडिया है मॉनेटरी पॉलिसी का, उनकी एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र में, उनका मानना है कि ये एक फिएट करेंसी नहीं है। अब जैसे फिएट करेंसी तो आप समझते हैं कि जिसका लीगल बैकअप हो सरकार के तरफ से, कि ठीक है आपके पास एक नोट है और उस नोट का जो बैकअप है वो सरकार गारंटी कर रही है आपको कि ठीक है ये लीगल टेंडर है, ये हम आपको देते हैं, और ये नोट जो है इसका इतना इवैल्यूएशन है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि कई तरीके के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि SLR, CRR, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, और यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज किया जाता है। जरूरत के हिसाब से कंट्रैक्ट किया जाता है, इकोनॉमी को एक्सपेंड किया जाता है। कभी रिग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, कभी यहां पर कहते हैं कि डॉविस पॉलिसी अपना रहे हैं, कभी हॉकिस पॉलिसी अपना रहे हैं। सारे मॉनेटरी टूल्स हैं, लेकिन इनका यूज हम INR पर करते हैं ना, भारतीय रुपए पर करते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा बैक्ड है। अब ये विदेश से आई हुई चीज है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये कभी इन्फ्लेशन लाएगा, कभी हाइपर इन्फ्लेशन आएगा, कभी डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी, और हमारी इकोनॉमी खुद की जो है वो हमारे हाथों में नहीं रहेगी। हो सकता है विदेशी ताकतें इसका यूज हमारे देश को तोड़ने के लिए भी कर सकती हैं, हमारी इकोनॉमी को तोड़ दें, रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। और जहां पर देश में अभी अशिक्षा बहुत अधिक है, लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी जो आबादी है अभी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, वो सही ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रही है। तो कैसे हम लोगों को इस तरीके की चीजों को दे दें, ऑफर कर दें कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और जिस तरीके के फ्लक्चुएशंस होते हैं बिटकॉइन में, अगर अभी एक बिटकॉइन की कीमत देखें तो करीब 36 लाख रुपए है, लेकिन कुछ समय पहले ये 19-20 लाख हुआ करता था। कभी बढ़ जाता है, कभी कीमत गिर जाता है, और बहुत ज्यादा लोगों का इसमें पैसा बर्बाद भी हो रहा है। तो इस तरीके से अपने ही लोगों का पैसा नहीं बर्बाद किया देने जाना चाहिए। जहां पर ऑलरेडी इतनी गरीबी है, भुखमरी है, लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, वहां इस तरीके के नए एक्सपेरिमेंट्स करना किसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता। और जो सरकार के द्वारा अपनाए गए बनाए गए चैनल्स हैं, जैसे कि नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया, UPI हो गया, इसका सारा हिसाब जो है वो सरकार रख रही है कि कौन पैसा कहां आ रहा है, कौन पैसा कहां जा रहा है। लेकिन इनको रेगुलेट करना, यानी कि बिटकॉइन वगैरह है, इसको सही ढंग से चैनलाइज करना सरकार के हाथ में तो है नहीं। तो यहाँ पर इसका गलत यूज किया जाना बहुत लाजिमी है। टेरर फंडिंग के लिए, कहीं पर अलगाववादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सकता है, और इसलिए इसका सही रेगुलेशन या बैन करना सुटेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मिला जुला के ये बात कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि ठीक है बैन कर दीजिए, इतना फिजूल दिमाग लगाने का फायदा क्या है। लेकिन कुछ लोग कहना है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, ये आने वाले समय की बात है और इसके गजब के फायदे हैं, टेक्नोलॉजी कमाल की है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर सरकार नहीं रेगुलेट कर पा रही है तो उसके लिए प्रॉपर आप मैकेनिज्म लाइए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको ट्रेस करना इजी है, और जिन देशों ने इसे अपनाया है वो प्रॉपर KYC यानी नो योर कस्टमर का यूज कर रहे हैं। वहां पर सारे लोगों का हिसाब रखा जा रहा है, कौन पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। बिटकॉइन के साथ दूसरा ये एडेड एडवांटेज है, या क्रिप्टो करेंसी के साथ, कि आप इसको कभी भी भेज सकते हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज लगते हैं और बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है मनी का। और सबसे बड़ी बात कि जब तक आपके देश में इंटरनेट रहेगा या दुनिया में इंटरनेट रहेगा, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है खत्म नहीं हो सकती है। ये उसी तरीके का बात हो गया कि इंटरनेट पर अगर कोई फेक न्यूज फैल जाता है या किसी की
भद्दी तस्वीरें फैल जा रही हैं, तो उसको सरकार नहीं रोक पाती है, क्योंकि लोग गलत गलत नए तरीके के आईपी बना लेते हैं, डार्क नेट का यूज किया जा रहा है, और टेलीग्राम चैनल वगैरह जो है वहां पर भी इन चीजों को सर्कुलेट करते हैं, प्रॉपर ढंग से उस पर रोक नहीं लगाया जा पा रहा है। तो बिटकॉइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर आप कितना भी स्ट्रिंजेंट कानून बना लें बैन करने के लिए, लेकिन फिर भी इसका गलत ढंग से खरीद फरोख्त तो होता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि जिस तरीके से क्रिकेट वगैरह में गैम्बलिंग बेटिंग को अलाउ किया गया, कुछ हद तक गैम्बलिंग सही वर्ड नहीं था यहाँ पे, बेटिंग और ड्रीम 11 जैसे एप्स बने, तो इसी तरीके से क्योंकि लोग पहले करते थे और लोगों का पैसा डूबता था, तो बेहतर है कि सरकार इसमें एक पार्टी बन जाए और सरकार भी कुछ रेवेन्यू कमा ले। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर अलाउ किया जाना चाहिए बिटकॉइन को, क्योंकि अगर लोग गलत मीन से खरीदेंगे बेचेंगे तो ज्यादा घातक है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ मनी को प्रमोट किया जा सकता है और इसके लिए सरकार एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, प्रॉपर मैकेनिज्म लाए और थिंक टैंक की तरह काम करे। दुनिया में जो बड़े बेहतर बड़े देश हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और इससे कुछ नए पहलू होंगे, जनरेट होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब जैसे अभी पहले इंटरनेट कैफे हुआ करता था, उसके पहले पीसीओ एसटीडी बूथ हुआ करते थे, तो अभी आप देखते हैं जैसे कई जगहों पर लोगों के हेल्प करने के लिए इस तरीके से जो केंद्र खुले हुए हैं कि यहाँ पर आइए और बहुत तरीके के आप फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह को, अगर आपका पैसा ट्रांसफर करना है, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाना है, तो इस तरीके के जो आउटलेट्स हैं जिनसे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए नई नौकरियां खड़ी हुई हैं। तो अगर इस तरीके से बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को हम प्रमोट करते हैं तो ये कई तरीके के नए रोजगार के पहलू खुल के आएंगे। कुछ लोगों को वेबसाइट हैंडलिंग में काम मिलेगा, तो कहीं और कुछ लोग ऑफलाइन तरीके से इसमें ट्रेडिंग करेंगे या वहां पर एक्सचेंज वगैरह में लोगों को बहुत कमाई का एक सोर्स भी बनेगा। तो इस पर भी सरकार ध्यान दे सकती है। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ओपनली तो अभी नहीं कह पा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी को भी जगह दे रही हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमें चीजों को सोचना चाहिए, कन्फाइंड वे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस रेस में हम बहुत पीछे ना छूट जाएं। इन चीजों को देखते हुए तो आपके सामने हमने दोनों पहलू रख दिए, क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, और अब ये आप कंक्लूड करिए और आपको क्या लगता है कि इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।